चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हमेश शाहिद की बुक, ये मैंने उसका पेज ओपन कर दिया है। आज आपने इसका इंट्रोडक्शन और सैलिएंट फीचर्स ये करके आने हैं। इंट्रोडक्शन में इसने यही बताया है कि जो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उस डिप्रेशन के बाद फिर इसने एक नई 1936 में बुक लिखी जनरल थ्योरी के नाम से। और उस बुक में इसने उसको क्रिटिसाइज भी किया क्लासिकल को, और अपनी एक नई थ्योरी नेशनल इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की पेश की। इस इंट्रोडक्शन में उसने वही बातें की जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लासिकल मॉडल था वो बिलीव करता था लेसिस फेयर में, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था उनके अकॉर्डिंग। इकोनॉमी में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कंपीटेटिव फोर्सेस वो काम अपना कर रही होती हैं, हमेशा अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर कभी वेज कम हो जाए तो मार्केट फोर्सेस वो अपना रोल प्ले करेंगी और मार्केट्स पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वो वेज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इसी तरह अगर कभी प्राइसेस इक्विलिब्रियम से ऊपर या नीचे हो जाएं तो वो मार्केट फोर्सेस की मदद से प्रेशराइज होके वो एट द एंड फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं। और इकोनॉमी ने इक्विलिब्रियम पे ही रहना होता है, उसके गिर्द मूव करती रहती है। तो एक ऑटोमेटिक कोई इसमें स्ट्रेटेजी लगाने की या बनाने की जरूरत नहीं होती, वो मार्केट फोर्सेस की मदद से ही वो इकोनॉमी वापस बैलेंस में आ जाती है। ये जो नजरियात थे ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद फिर वो डाउट में जाना शुरू हुए, और उसने कीन्स ने अपनी नई थ्योरी लिखी 1936 में। फीचर्स अपने नए बताए। अब इसके कीन्स की थ्योरी के सैलिएंट फीचर्स कौन से हैं? जिस तरह क्लासिकल के दो फीचर थे, लेसिस फेयर इकोनॉमी और फुल एम्प्लॉयमेंट, कीन्स की थ्योरी के चार फीचर हैं। सबसे पहला फीचर वो कहता है कि नेशनल इनकम उस पॉइंट पे डिटरमिन होगी जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड की अपनी एक डेरिवेशन है, वो आगे जाके सीखेंगे हम। एग्रीगेट सप्लाई की अपनी डेरिवेशन है। तो दोनों कर्व जहाँ पे बराबर हो जाए उस पॉइंट पे नेशनल इनकम निकल आएगी। पहला पॉइंट जैन प्रतीक पर हो रहा। पहले पॉइंट में वही बात कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर होगी वहां पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पे वो ये कहता है कि ये जो इक्विलिब्रियम आया डिमांड और सप्लाई का, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है। यही वो मेन फर्क है क्लासिकल का और कीन्स का। वो कहते थे कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। कीन्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट पर हो गई, यहाँ तक ये निशान कर लें, आगे सारा काट दें। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है यूटिलाइजिंग ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ तक रखें। अब नंबर 3 पे वो क्या कहता है, कीज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ अफेक्टिव डिमांड। इसने अफेक्टिव डिमांड का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि क्लासिकल थ्योरी से एक नई बात थी। अफेक्टिव डिमांड जितना ऊंचा होगा उतना ही मुल्क में नेशनल इनकम ज्यादा होगी, रोजगार ज्यादा होगा। अफेक्टिव डिमांड का पॉइंट जितना नीचे होगा उतना ही रोजगार और नेशनल इनकम नीचे होगी। अब अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए और नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाए। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्टिव डिमांड का ये नाम दे रहा है। ये पॉइंट नंबर 3 पर होगी, फिर लाइन काट दें इसकी। नंबर 4 पे वो ये कहता है कि जो क्लासिकल कहते थे लेसिस फेयर इकोनॉमी, उसके अगेंस्ट इसने आवाज उठाई। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट होगी तो वो स्ट्रेटेजी बनाएगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस किसको देने हैं किसको नहीं देने। और जो अगर नागहानी आफात आ गई है इकोनॉमी में, उससे कैसे निपटना है, उसको उसे दूर निकलने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएगी, कोई मैकेनिज्म बनाएगी जिससे लोगों की वेलफेयर इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो सरकारी दफातर आपको नहीं नजर आएंगे, सरकारी बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगी, ना सरकारी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये नहीं बनेंगे, पब्लिक पार्क्स ये नहीं बनेंगी। तो इस किस्म की चीजों की भी आवाम को जरूरत होती है। तो इन तमाम कामों के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पर ये हो गया। नंबर 4 पे पॉइंट जिसमें उसने यही बताया कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप इनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है। पब्लिक वर्क के प्रोग्राम है, उनको जारी रखने के लिए गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है। नए नोट छापने हैं, फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा करना है, गवर्नमेंट चाहिए। अफेक्टिव डिमांड ज्यादा करनी है, गवर्नमेंट चाहिए। कोई फिजिकल पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट चाहिए। तो इन तमाम कामों के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो ये सारा इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि कोई सेंट्रल प्लानिंग के लिए कीन्स एडवोकेट करता है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट लाजमी होनी चाहिए। क्लासिकल कहते थे बेसिस फेयर होनी चाहिए, बस। और इसका ये पहले 3 लाइनें भी कर लेना तो काफी है। डेफिसिट बजट है। ये डेफिसिट बजट को रिमूव करने के लिए या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट वो लाजमी होती है। डेफिसिट का मतलब पता है किसी को क्या होता है? सारे को कहते हैं। और बजट पाकिस्तान का अगर आप देखें वो डेफिसिट में जाता है, इसीलिए तो फिर हमें उधार लेना पड़ता है। कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं, कभी अमेरिका बहादुर के पास जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास जा रहे हैं। तो ये डेफिसिट को दूर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी
बनानी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट होगी तो बनाएगी। इसी तरह बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। तो आज सिर्फ आपने कीन्स का इंट्रोडक्शन और इसके सैलिएंट फीचर्स करने हैं आपने, बस इतना ही काम रखें, लेकिन ये पक्का करके रखें। ओके जी। इंट्रोडक्शन में हमने ये सीखा कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, उसके बाद फिर केन्स ने अपनी नई बुक लिखी 1936 में। उसने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल को और अपनी थ्योरी भी पेश की। अब उसकी थ्योरी के सैलिएंट फीचर्स चार हैं। पहले पॉइंट में था कि नेशनल इनकम उस पॉइंट पर डिटरमिन होगी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। दूसरे पॉइंट में वो ये कहता है कि ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नंबर 3 पे वो कहता है कि इफेक्टिव डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड जितनी ऊंची होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतनी नेशनल इनकम ज्यादा होती है। जितनी कम होगी उतनी नेशनल इनकम कम होती है। और लास्ट पॉइंट पे ये कहता है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये चार पॉइंट थे इसके। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। आज वो अजम्पशन कर लेते हैं डिटेल में, अजम्पशंस ऑफ द मॉडल। सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी। वैसे तो ये कहता है कि गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट अगर होगी फिर इकोनॉमी बनती है थ्री सेक्टर, जिसमें वाई इक्वल सी प्लस आई प्लस जी। ये होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें ये सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। टू सेक्टर में जी नहीं होता। क्लासिकल कहते हैं कि टू सेक्टर ही होती है। अब ये केन्स कहता है कि गवर्नमेंट होती है, तो ये फिर थ्री सेक्टर ही बनी। लेकिन यहाँ पे थ्री सेक्टर का मॉडल, उसकी assumption समझेंगे स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अभी फिलहाल ये पहली स्टेज है, चीजों को आसान करने के लिए, समझने के लिए वो फर्ज करता है कि आप गवर्नमेंट को भी इग्नोर करें और टू सेक्टर इकोनॉमी ये अज्यूम कर लें। समझे बात? तो इसलिए ये लिखा हुआ है टू सेक्टर इकोनॉमी विच कंसिस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो ये सी प्लस आई के इक्वल हो गई, जिसमें गवर्नमेंट उसने अज्यूम कर लिया, गवर्नमेंट टैक्सेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वो जीरो होंगे। तो जी जीरो होगा तो ये टी टैक्सेस ये भी जीरो ही होंगे फिर ऑटोमेटिकली। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सी नॉट, एक सी बाई। अब ये दो तरह की कंजम्पशन होती है। आप, ये लॉजिकल बात है, समझ लोगी तो आपको समझ आ जाएगी बात। आपने जो खर्चा करना है अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन करनी है, जरूरियात पूरा करने के लिए आप खर्चा करती हैं, उसे कंजम्पशन करते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पे भूख लगी है, आप खाना खा लेती हैं, तो इसका मतलब है खाना खाने के लिए पैसे खर्च करेंगी, खाना खरीदने खरीदने के लिए, वो आपकी कंजम्पशन है। कोई शादी ब्याह पे आप कपड़े खरीद लेती हैं, ये आपकी कंजम्पशन है। अब ये कंजम्पशन दो तरह की होती है। एक वो जो इनकम से रिलेट करती है, मसलन जैनब जितनी अमीर होती जाएगी इसकी कंजम्पशन भी उतनी अमीर होती जाएगी, और ये उतनी महंगी ड्रेसिंग पहनती जाएगी, खाना उतना अच्छा खाती जाएगी, कहेगी कि दफा करो, मैंने चिकन नहीं खाना, मटन खाना है, या मैं तो बाहर से होटलिंग ही करूंगी और पिज्जा और बर्गर के नीचे ये बात ही नहीं करेगी। तो इनकम इसकी कम होती जाएगी, तो ये कहेगी ठीक है, अभी दाल भी मैं खा लूंगी, सब्जी भी खानी चाहिए, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो ये कंजम्पशन जो इनकम के साथ रिलेट कर रही है, इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, ऐसी कंजम्पशन को बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इस कंजम्पशन के साथ वाई अटैच होगा, जिस तरह इस कंजम्पशन में ये वाई अटैच है। तो ये छोटा स्मॉल सी जोन है, ये इंड्यूस कंजम्पशन है, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी इनकम का एक कुछ पोर्शन होता है जो आप खर्च करते हैं। वो 70% हो सकता है, 50% हो सकता है, जितना भी है, उसको डिनोट करेंगे स्मॉल सी के साथ। समझे बात? और एक वो कंजम्पशन है जो फिक्स होती है, अगर जैनब कुछ कमाए या ना कमाए, कुछ इस तरह के खर्चे हैं जो इसने करने ही करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये रेंट पे रहती है, तो ये अगर कमाए या ना कमाए, इसने घर का रेंट तो देने देना है। इंड्यूस का ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। दूसरा, इसने खाने पीने, जिंदा रहना है तो खाना पीना तो इसको पड़ेगा, खाना पीना फिर ये उधार पकड़ के करेगी, क्योंकि मोहल्ले में जो दुकान है उसे ये उधार कर लेगी, या अपने किसी दोस्त से उधार पकड़ लेगी। तो ये वो फिक्स खर्चा है जो आपकी इनकम से रिलेट नहीं करता, आप कमाएं या ना कमाएं, आपने करना ही करना है। इस किस्म के फिक्स कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। ये लिखा हुआ है, इसे सी नोट से डिनोट किया जाता है। ये ओके हो गया। तो ये दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स को ऐड करें तो ये बन गई टोटल कंजम्पशन। अब मेरा ख्याल है ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। इन्वेस्टमेंट नंबर 3 पे, इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ ऑटोनमस है। वैसे इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, आपको मजे की बात बताऊं, आई इक्वल आई नॉट प्लस ई वाई। एक वो इन्वेस्टमेंट है जो जो आपकी इनकम ज्यादा होती जाए आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते जाते हैं, आपको बिजनेस में प्रॉफिट होती जाए, आप अपना कारोबार एक्सपैंड करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट को आप इग्नोर कर दें या इक्वल टू जीरो कर दें, क्योंकि हमें चीजों को सिंपल रखना है। तो आई इक्वल टू आई नॉट, अभी यही आप फर्ज करें, ये आई नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। जो आपने काम स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए इनिशियल, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, नंबर 3, नंबर 4 पे है सेविंग इक्वेशन। उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, माइनस एस नोट प्लस एस वाई।
अब मैंने आपको कंजम्पशन में बताया कि जीरो अगर आपकी इनकम हो तो कंजम्पशन जीरो तो नहीं होगी, वो तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ तो करनी है ना, खाने पीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा आपकी मजबूरियां करना ही करना है। तो वो आप फिर किसी से बोरो करेंगी, इसका मतलब है जीरो इनकम पे कंजम्पशन पॉजिटिव होती है। अगर कंजम्पशन पॉजिटिव होती है तो दूसरे अल्फाज में हम ये नहीं कह रहे कि जीरो इनकम में सेविंग नेगेटिव होती है, मतलब तो एक ही है। सेविंग की सेंस में बात करें तो जीरो इनकम में आपकी सेविंग माइनस में जा रही है। अगर आपने किसी से पैसे उधार पकड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आपकी सेविंग माइनस में जा रही है। क्या समझ लगी बात? और दूसरी वो सेविंग है जो इनकम के साथ डिनोट करती है, जो जो आपकी इनकम या आमदन ज्यादा होती जाए आपकी बचत भी ज्यादा होती जाएगी। तो ये जो इनकम से रिलेट करे ड्यू सेविंग, जो इनकम से रिलेट ना करे वो ऑटोनोमस सेविंग। साथ इसके माइनस का साइन लाजमी होता है। नंबर 5, आउटपुट साइड ऑफ द मॉडल इक्वल टू सी प्लस एस। सी प्लस एस और इसी के साथ ही एक्सपेंडिचर साइड नंबर 6 बना के आप लिख लें। एक्सपेंडिचर साइड इक्वल होती है वाई इक्वल सी प्लस आई। ये वैसे आपने पहली assumption में लिखा ना, इट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें वाई इक्वल टू सी प्लस आई है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड ही होती है जिसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और ये सी प्लस एस ये आउटपुट साइड है, इसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो ये 6 assumptions टोटल है, 5 ये आप 6 मैंने आपको कहा छठी ऐड कर लें। एक्सपेंडिचर जिसमें आप लिखेंगे वाई इक्वल टू सी प्लस आई होते हैं। इन 6 assumptions में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बेसिक थीसिस ऑफ द मॉडल। बेसिक थीसिस ऑफ द मॉडल में आपने ये बताना है कि कीज ने 2 मेथड इंट्रोड्यूस किए हैं इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के। 2 तरह से देखा जा सकता है, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड है, दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये तो हम कल भी सीख चुके। ये पहला पॉइंट उसके फीचर्स का यही था कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो वहां पे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिटरमिन होगी। अब एग्रीगेट डिमांड वो सी प्लस आई के इक्वल होती है, और असम्पशन में हम सीख चुके एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस के इक्वल होती है। तो जहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल हो वहां पे आ गए। फ्रॉम द अबव प्रोपोजिशन वन कैन डिड्यूस दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल बी डिटरमिन्ड वेयर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। अब ये वो कहता है कि सी इस सी से कट गया तो पीछे आई इक्वल टू एस ही बचा। जी सर। तो एक मेथड आ गया सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड, और एक मेथड है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। बहरहाल ये दोनों मेथड हम करेंगे। तो कल आपको ये वाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड ये स्टार्ट करवाऊंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो पेपर में पूछ लेता होता है, साथ साथ आपने करने हैं। दोनों में से जो सा भी मेथड पूछे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फीचर, फिर assumptions, फिर आगे आपने उस मेथड पे आना है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड में कल स्टार्ट करवाऊंगा, आज यहाँ तक ही रखें।